कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोगों की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। वैसे तो तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ है ही नहीं केमिकल रिएक्शंस के नाम पर। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो रहता था चैप्टर, वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है किताब में, ठीक है। यानी कि डिलीटेड पोर्शन नहीं है ही नहीं वो। तो तुम्हारे लिए तो ऑर्गेनिक पहले ही ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ मात्र 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के आप लोगों के लिए बाकी रह गए, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, बस ख़त्म। बाकी तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक इज़ फिनिश्ड। तो अब केमिकल रिएक्शंस में हम लोग मूव करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक की केमिकल रिएक्शंस को टोटल 5 पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम लोगों का मेन फोकस ये है कि अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ और एच, ये इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अगर टूटे, अगर आपके ओ एच में से एच बाहर जाए, अगर ये वाला बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ये पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आ जाएगा कि मान लेते हैं आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ एच। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आप लोगों को कैसी रिएक्शंस देखने को मिलेगी। मतलब अभी पूरा का पूरा जो ओ एच है, उस पूरे के पूरे ओ एच को ही तुमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ओके, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट आपको देखने में क्या मिलने वाला है, उस पर फोकस करते हैं। थर्ड पार्ट ये हो सकता है कि आप लोगों के पास ये जो पूरा का पूरा आर सी ओ ओ एच वाला ग्रुप है, अगर ये वाला बॉन्ड ही पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए तो समझ रहे हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शंस हैं वो कितनी सारी हैं। हाँ, अब उसके बाद इसमें एक पार्ट आपको और देखने को मिलता है जिसको किसी रिएक्शन के क्लीवेज से हम लोग नहीं जानेंगे। इसको हम लोग कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। डी कार्बो ऑक्सीलेशन ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। और एक और यहाँ पे पांचवा पार्ट रहेगा, वो रहेगी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो किया है। क्या किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो किया है। दीज वर द 5 पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। तो अभी आज का जो हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का, वो ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर एक बार तुम्हारी बुक में भी देख लेंगे कि है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर चेक हो, आप लोगों के पास क्या है, एक हम लोग वो वाला केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा। अच्छा, तो अभी एक बात याद रखें, आपने बचपन में जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है उस केमिस्ट्री के हिसाब से आपको इतना तो पता है कि अगर कोई भी स्पीशीज़ अपने अंदर से H पॉजिटिव आयंस क्रिएट आपको करके दे रही है, अगर कोई भी स्पीशीज़ अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन क्रिएट करके दे रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो स्पीशीज़ एसिडिक है। एंड वी नो दैट कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो आप लोगों के एसिडिक होते हैं। वी नो दैट, हमें इस बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है ना। तो अभी क्या ये ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है, क्या ये ओ और एच बॉन्ड को तोड़ पाना कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है क्या, ठीक है, क्या ये वाली चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या है हम इस तरीके का। तो ये जो इसमें ओ और एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये रिएक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ आप इस टाइप की रिएक्शन को देख सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, कोई भी एक मेटल, और उस मेटल में आप इन जनरल एसिड डालते हो। 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। तो मेटल और एसिड मिलकर पहले तो एक सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट के साथ साथ वहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस वहाँ से बाहर निकलती है, आप लोगों की हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब तुम सोचो, आपके पास ऑलरेडी कोई एक मेटल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सोडियम मेटल है।
सोडियम मेटल को आपने ट्रीट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ RCOOH, और आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा RCOO नेगेटिव और यहाँ पर आ जाना है Na पॉजिटिव। ये हो गया आप लोगों की मेटल्स के साथ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है कठिन जिसमें तुम्हें अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ रहा हो, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि कल को अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम करके आपका एक मेटल अगर होता तो प्रोडक्ट क्या बनता। हाइड्रोजन गैस तो उस वक्त भी वहाँ पे इवॉल्व होती, बस फ़र्क इतना पड़ता कि वहाँ पे ये RCOO नेगेटिव ये आपका होल ट्वाइस हो जाता और ये मैग्नीशियम। फिर हाँ, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता, बट द प्रोडक्ट की हाइड्रोजन गैस बार इवॉल्व होगी, ये आप लोगों का चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों का चेंज नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, पहली रिएक्शन। और यहाँ इससे ये पता चलता है कि जब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तब तब वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आप लोगों की क्या रहेगी, ये शो करेगी कि वो स्पीशीज एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है ना। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है और H अगर बाहर जाता है तो ये शो करता है कि वो एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ O एंड H बॉन्ड, ठीक है, जो आप लोगों के पास O और H वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये द ब्रेकिंग ऑफ O एंड H बॉन्ड शोज अस दैट इट इज एन एसिड, it has acidic shows us that it has acidic characteristic। उसके पास क्या है, आप लोगों के एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या है उसके पास है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर उसके पास एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्या इस एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर वो एक एसिड है तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और आपको बनाकर देंगे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एम आई राइट, एब्सोल्युटली सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो अब यहाँ पर आपने कोई भी एक एसिड ले लिया, कोई भी एक रैंडम एसिड उठा लो। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं कार्बन चेन पे मेरा फिलहाल प्राइम फोकस नहीं है, इसलिए मैं RCOOH ले रही हूँ। बेस के नाम पे मान लेते हैं आपने ले लिया KOH। बताओ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कुछ नहीं, जैसा आप बनाते थे वाटर बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस है ना। अच्छा, और उसके बाद आप लोग बताइए सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा आपका RCOO नेगेटिव। ठीक है, RCOO नेगेटिव और साथ में आप लोगों का K पॉजिटिव। अगर Mg होता या कुछ और होता तो आपको बैलेंसिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती। अब क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ Mg वगैरह नहीं है तो इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग भी नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो ये हो गई आप लोगों के O और H बॉन्ड को तोड़ने वाली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। तुम्हें ये लग रहा है कि 10th स्टैंडर्ड आप वापस से पढ़ रहे हो, वही सारी रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं। 10th में आपने एक रिएक्शन और पढ़ी थी कि जो एसिड्स होते हैं ये एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये तीन चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है, CO2 निकलता है, खत्म। आपके पास कोई भी एक एसिड है, लेट्स से RCOOH, और इसमें आपने डाल दिया मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के नाम पे हम लोग ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के नाम पे ले लिया Na2CO3। कुछ और भी हो सकता था, MgCO3, ठीक है, कुछ और CaCO3, कुछ भी हो सकता था। तो अब बताओ यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, सॉल्ट बनेगा, पहले तो H2O बनेगा, CO2 बनेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट भी बनेगा। तो अभी वो सॉल्ट क्या होगा, ठीक है, वो सॉल्ट क्या होगा, तो आप लोगों का जो भी है वो सॉल्ट, ये जो पूरा ग्रुप है RCOO वाला ग्रुप, RCOO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। बैलेंसिंग तुम करते बैठना, ठीक है। कल को ऐसा हो सकता है RCOOH और यहाँ पे CaCO3, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों का कैल्शियम की, क्योंकि वैलेंसी 2 होती है, तो RCOO नेगेटिव, यहाँ पे 2, यहाँ पे कैल्शियम, और ये H2O प्लस CO2। मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि बेसिक बैलेंसिंग और बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह बनाना तुमको आता है। तो एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट बनाएंगे, H2O बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ज़रूरी है क्या एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ ही रिएक्ट करें,
एसिड जो हैं आप लोगों के मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वहां पर भी क्या बनेगा, वहां पर भी यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। बाइकार्बोनेट या सिर्फ कार्बोनेट के आने से कोई भी चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इफ़ यू हैव RCOOH और आपने डाल दिया उसमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, देन प्रोडक्ट विल बी H2O प्लस CO2 एंड साथ में वहाँ पे बन जाएगा RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट। तो दीज आर द रिएक्शंस विच शोज दैट कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में आप H को वहां से निकाल सकते हो, ठीक है, आप H वहां से निकाल सकते हो, बराबर। अच्छा, कोई और रिएक्शन है ऐसा और जो पता हो कुछ तो हाँ, एक और रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन। अब एसिड्स को हमने रिएक्ट करवाया मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड्स को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब तुम तो जानते हो कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो अगर मेटल एसिड्स रिएक्ट करेंगे आपके मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आप लोगों का बन जाएगा सॉल्ट, जो कि बनना ही है, और साथ में यहाँ बनेगा वाटर। तो हर रिएक्शन को रटने की नीड ही नहीं है, आप उसके वो हेडलाइंस रट के याद रखो कि अच्छा इसमें ये डालने से ये बनता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH and you are treating it with calcium oxide, then the product will be what, your salt RCOO, यहाँ पे 2 कैल्शियम और यहाँ पे आ जाएगा H2O, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O। दिस इज योर प्रोडक्ट, बराबर, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोडक्ट आप लोगों ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। अगर आप इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को कहीं नहीं डालते, जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इफ आई से यू कि मेरे पास एक एसिड है और एसिड को मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वाटर में डाला है, तो वाटर में डालने से क्या होगा, तुम कहोगे कि वाटर में डालने से सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, है ना, तुम तो यही कहोगे कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाना है। तो देखो सोल्यूशन डाइल्यूट तो होता है, बट एसिड के अंदर का जो H+ होता है ना, वाटर उसे एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर लेता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आप लोगों का जो एसिड में जो भी नॉन मेटल वाला पार्ट है, लेट्स से अगर आपका एसिड Cl है, ठीक है, तो जो Cl नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, आपके पास मान लेते हैं HCl होता और उसमें आपने वाटर डाला होता, तुम जानते हो पानी के पास लोन पेयर होते हैं, वो इस लोन पेयर से क्या करता, आप लोगों के एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता, और यहाँ पे एक बचता और ये पॉजिटिव साइन, और ये कुछ और नहीं बल्कि यही आपका हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव है और बाजू में बचता Cl नेगेटिव। तो अगर तुम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमारा चैप्टर है, तो अगर तुम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यूज़ करोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि पानी में डालोगे, अच्छा पहली बात तो ये रिएक्शन ना इक्विलिब्रियम पे रहती है, तो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टैब्लिश हो जाएगी, किसके बीच में स्टैब्लिश होगी, क्या बनेगा, RC+O नेगेटिव और साथ में आपका बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो पानी में डालने पर भी वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये भी हम लोगों का ही पार्ट है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अच्छा, अब एक आखिरी पार्ट, उसके बाद ये रिएक्शन खत्म होती है, दैट इज कि अगर आपके पास कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप किसी हैवी मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स मीन डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, हैवी मेटल्स का मतलब होता है आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब आप उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ट्रीट करो, लेट्स इमेजिन आई हैव अ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ आपका ये आप एसीटेट आयन भी है यहाँ पर, तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, आप लोगों का जो अल्कोहल है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप लोगों के पास वैलेंसी सॉल्ट तैयार हो जाएगा, ये इस तरीके से ये ऐसा सॉल्ट तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि Fe की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, और RCOO की वैलेंसी कितनी होती है, आपके पास माइनस होती है, तो फॉर्मूला तो डेफिनेटली यही बनने वाला है, ठीक है, फॉर्मूला तो डेफिनेटली यही बनेगा। तो दीज आर द रिएक्शंस विच शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड में
एसिडिक कैरेक्टर होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर होता है, लेकिन दिस शोज दैट कि उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर हो रहा है क्योंकि पानी में जाने के बाद वो H+ दे रहा है ना, वो अलग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसके अलावा वो आप लोगों का क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से। और ये जो है, ये जो आपको यहाँ से सॉल्ट मिला है, ये जो सॉल्ट आपने यहाँ से ऑब्टेन किया है, ये जो आपका पर्टिकुलर सॉल्ट है, ये पर्टिकुलर सॉल्ट आप लोगों का इनसोल्यूबल होता है किसमें, इन वाटर में। इवन तुम यह ध्यान देना, जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हो तो ये हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं बताइए, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, बेस। लेकिन अगर इसी ग्रुप 1 और इसी ग्रुप 2 के अलावा अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट के बेस तैयार करते हो, जैसे CuOH है ना, ZnOH2, तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते। क्या नहीं होते, वाटर सोल्यूबल नहीं। तो क्योंकि ये हैवी मेटल्स के सॉल्ट हैं, तो चाहे आप ये सॉल्ट बने या चाहे इन हैवी मेटल्स का बेस बने, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसीलिए वाली चीज़ यहाँ पे बता दी जाती है, वो ये है कि आप लोगों के जो अल्कोहल्स थे और जो आप लोगों के फिनॉल्स थे, अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी एसिडिक होते हैं नेचर में। अगर मैं कंपैरिजन करूँ अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास कल को एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि आप लोगों का अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आपके फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑर्डर ये रहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। ठीक है, एसिडिक नेचर इनका ज़्यादा रहता है, उससे कम किसका रहता है, फिनॉल्स का रहता है, और उससे कम किसका रहता है, आपके अल्कोहल्स का रहता है। ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो कर रही है किसके साथ, आपके मेटल्स के साथ, वैसे ही अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स भी करते हैं। उस वक्त भी पढ़ाया था, कुछ चीज़ों को जाके रिवाइज कर लेना। जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल्स भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके H2O और CO2 लिबरेट कर रहे हैं, फिनॉल्स और अल्कोहल्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर आपके पास मान लेते हैं फिनॉल्स है, या फिर अगर आप लोगों के पास कोई अल्कोहल है और उसमें यदि आपने क्या डाल दिया है, क्या डालने को कह रही थी मैं, हाँ, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया है, ठीक है, किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर किसी का बाइकार्बोनेट अगर आपने डाला है, तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं इसके जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड यदि होता, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि किसी मेटल का कार्बोनेट या फिर किसी मेटल का बाइकार्बोनेट आपने यदि डाला होता, तो फिर वहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलती। सो इस लाइन से आप ये कह सकते हो कि अगर आपके कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि वो पर्टिकुलर लिक्विड आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है कि क्या कहते हैं अल्कोहल या फिनॉल है, तो ये आप लोगों का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो सकता है। ये आपका क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है किसके बीच में, बिटवीन अल्कोहल्स एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आप क्या करो, पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट आप उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आपको वहाँ पे CO2 के ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखते हैं, यानी कि CO2 के छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं, तो ये समझ जाना CO2 के बबल्स अगर दिख रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन हो गई है, और अगर रिएक्शन हो गई है तो ज़रूर वहाँ पे क्या रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। अगर आपको CO2 के कोई बबल्स नहीं दिख रहे, नो CO2 बबल्स, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपके कंटेनर में क्या रहा है, अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में पता लगाना हो कि कौन है आपके कंटेनर में, कौन नहीं है आपके कंटेनर में, तो आप सिंपली इस तरीके से पता लगा सकते हो। कोई झंझट झमेला नहीं, कोई भी झंझट झमेला नहीं, एकदम सिंपल बातचीत और बात खत्म, एकदम ही सिंपल।
सो वी आर डन। ये हम लोगों की पहली केमिकल रिएक्शन थी। तुम्हें लग रहा होगा अरे इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, अब क्या क्या कर सकते हैं, ख़त्म हो गई सो हो गई। तो ये आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर एक छोटा सा प्यारा सा प्रवचन था। ठीक है, होप सो कि इसमें कोई गड़बड़ी ना की हो। एक बार मैं देख लेती हूँ, तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने वो PDF डिलीट कर दिया है। कोई बात नहीं, इसके बाद जब मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं उस चीज़ को ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। अच्छा ये रुको, ये रहा आपका प्रिपरेशन पार्ट 6 बराबर, ये रहा। तो ये मैंने लास्ट टाइम तुमको होमवर्क करने के लिए कहा था, तो उम्मीद करते हैं किया होगा। तो इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं दिया था कि हाय ये तो हमसे बना ही नहीं, इस टाइप की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं था। इवन जब तुम लोगों को ये वाला PDF शेयर किया जाएगा तो उस PDF में भी आपको दिया जाएगा क्या, आपको दिया जाएगा क्या, आप लोगों का क्या कहते हैं व्हाट, क्वेश्चन बैंक। तो उस क्वेश्चन बैंक को भी अटेम्प्ट करना और देखना कि कितना कितना तुम लोगों का सही हुआ है और कितना कितना गलत हुआ है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी जो आंसर की है चलो ठीक है बता ही देते हैं, 2 मिनट। कहाँ से है, कितने क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन है ना सिर्फ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहला वाला क्या बोल रहा है तुमसे, द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। अच्छा देखो, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें ऐसा कोई खास कठिनाई वाली चीज़ नहीं है कि ये नहीं बने। मैं आंसर्स पहले मार्क करा देती हूँ। अब अगर मैं एक एक आंसर को मैं अगर डिस्कस करने चली जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा समय मेरा भी देखो बर्बाद होगा, है ना। उतना वक्त रहता नहीं है ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। तो देयरफॉर मैं उसमें आपको बता देती हूँ आंसर्स। उसमें अगर किसी का कुछ ऐसा है कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है तो तुम बताना, अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिस इंसान ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसको क्वेश्चन नंबर 2 ना बने वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, अब किसी को यही डाउट आ रहा होगा। तो ऐसे में मान लेते तुम्हें अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखना है, तुम अल्कोहल का कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो। लेट्स से मैंने अल्कोहल का ये फॉर्मूला लिख दिया C2H5OH। अब यहाँ पे आप काउंट करो, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बन की क्वांटिटी, अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं C3, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 का C3 7, C3H7OH, C3 यहाँ कितना आ जाएगा H8 और यहाँ O। मतलब कार्बन की आप जो भी क्वांटिटी रखोगे N, आपको हाइड्रोजन उसका डबल +2 करना पड़ेगा, तभी तो ये वाली 6 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, और ऑक्सीजन इस तरीके। तो इस तरीके से मैंने अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बना लिया। तुम कार्बोक्सिलिक का एसिड का बना लेना। जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे उस वक्त भी आपको सिखाया गया था। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है एसिड एनहाइड्राइड को। बहुत ही बच्चों जैसे सवाल दिए थे, काफ़ी बच्चों जैसे, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये आप लोगों का अमाइन है कि अमाइड है, सबसे पहले तो ये पता करो, अमाइड की अमाइन। तो देखो अगर ये अमाइन होता तो ये ऐसा होता, नाइट्रोजन इसके यहाँ R, इसके यहाँ पे R, ऐसा। अब क्योंकि यहाँ पे C अमाइड, ये देखो C+O ये आपको दिख रहा है, C+O आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब, अच्छा कहाँ गया, हाँ ये C+O दिख रहा है, इसका मतलब ये आप लोगों का अमाइन तो नहीं है, अमाइन नहीं है, ये आपका अमाइड है। तो देयरफॉर मैंने B ऑप्शन और A ऑप्शन काट दिया। अब अमाइड में भी ये सेकेंडरी है कि टर्शियरी, 2 ग्रुप लगे हैं इसका मतलब सेकेंडरी अमाइड है। अगर 3 ग्रुप लगे होते तो ये आपका कौन सा अमाइड होता, टर्शियरी अमाइड होता, खत्म हो जाती बात। ठीक है, तो अमाइड या अमाइन, इनके बीच में मैंने डिस्टिंग्विश कैसे किया है, सिर्फ C वाला फैक्टर को देखकर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी अमाइड। अच्छा, ट्राई बेसिक एसिड इज, अब ट्राई बेसिक एसिड मतलब जो पानी में जाने के बाद अपने अंदर से 3 H पॉजिटिव आयंस निकाल कर दे। तो देखो जो आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है COOH और यहाँ पे COOH। तो ऑब्वियसली ऑक्सैलिक एसिड तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मैंने ऑप्शन से ही काट दिया। ठीक है, अच्छा अब बात आती है लैक्टिक एसिड। तो थोड़ा बहुत भले ही तुम्हें ज़्यादा आइडिया ना हो फॉर्मूलेस का, बट एक बेसिक आइडिया तो रहता ही है। अपन ने फ्यूमेरिक एसिड पढ़ा है, मैलिक एसिड पढ़ा है ना, तो ये सब पढ़ा है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड में आप लोगों को इस तरीके का फॉर्मूला दिखेगा, याद रखना चाहिए। और क्वेश्चन है यार,
एक एक मैं डिस्कस करने लगूंगी तो हो गया मेरा सत्यानाश। रुको मैं आंसर बताती हूँ, उसमें तुम्हारा जो नहीं आया है तुम उसमें मुझे बताओगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाप रे, मुझे लगा सिर्फ 19 क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कशन में लग गई थी। तुम उसमें बताना कौन सा नहीं आया, ठीक है। 5 का डी, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आ जाएगा। इवन लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टार्ट्रिक का भले ही पता होना हो। फॉर्मामाइड इज क्या है, तो पहला ही समझ में आ रहा है कौन है, 6 का ए। ये क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। 7 को क्या कहते हैं हम लोग, बी कहते हैं। 8 आपको क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अमाइड। अमाइड मतलब CONH2 ग्रुप। ये पहला वाला अल्कोहल है, दूसरा वाला अमाइन है, तीसरा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, अरे यार ये कभी कभी ना हिल जाता है, ठीक है। द एसिड विच रिड्यूसेस द फेलिक सोल्यूशन इज। तो अगर ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया है तो तुम्हें फेलिक सोल्यूशन वाले वीडियोस को वापस से देखना पड़ेगा। फेलिक सोल्यूशन वैसे तो बेसिकली हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं, बट एक एसिड जो फेलिक सोल्यूशन के लिए और बेनेडिक सोल्यूशन के लिए भी टेस्ट शो करता है वो होता है आप लोगों का फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को IUPAC में क्या कहते हैं हम लोग, मिथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं मुझे वो यहाँ है कि नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा मिथेनोइक एसिड। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको बहुत ज़्यादा नीड है चीज़ों को याद रखने की, क्योंकि सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत ही मैंने इजी सवाल दिए हैं, कुछ भी कठिन वाले तो दिए ही नहीं थे। पहले इंसान अपने ऑर्गेनिक की जो कंसेप्ट है इजी सवालों से बनाता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना के ज़्यादा कठिन सवालों की तरफ जाता है, ठीक है। एसीटो एसिटिक एस्टर बिहेव एज अ डैश। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये कई लोगों को नहीं बने। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसीटो एसिटिक ईस्टर है क्या। आपको उसका स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप फटाफट प्रोडक्ट लिख देंगे, मतलब आंसर लिख देंगे। देखो, तो एसीटो एसिटिक ईस्टर हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल एसीटो है तो ये है आपका CH3, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर एक बीच में कार्बन होगा, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ये ऐसा क्यों, ऐसा देखो एसिटिक, तो इस नज़र से देखो तो एसिटिक, इस पूरे को देखो तो एस्टर। अब ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, आपको उसने क्वेश्चन में ये पूछा है। तो अब आप बताइए ये किसके जैसे बिहेव करेगा। अब तुम मेरे हिसाब से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो 10th वाले के ऑप्शन में आ जाते हैं। 10th वाले का करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ ऑफ दिस वेज। एक कीटो कंपाउंड भी है, ठीक है, और आप लोगों का एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। अच्छा, द ईस्टर्स अमंग द फॉलोइंग इज, आपको कुछ नाम दिए हैं, उनमें से ईस्टर कौन है आपको ये बताना है। देखो, सोडियम एसीटेट कभी ईस्टर तो नहीं हो सकता। क्या है उसका फॉर्मूला, CH3COONA, इट इज़ अ सॉल्ट। सिमिलरली आप लोगों का जो अमोनियम है, अमोनियम भी कभी एस्टर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ सॉल्ट। कैल्शियम लैक्टेट भी आप लोगों का ईस्टर नहीं हो सकता, क्यों, लैक्टेट वर्ड कहाँ से आया है, लैक्टिक एसिड से। और कैल्शियम कहाँ से आया होगा, बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से। तो आप जब 9th या 10th में थे, जब आपने एसिड और बेस या सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ना सीखा होगा, तो आपको क्या बताता है, सॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल, है ना। तो मेटल वाला पार्ट कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है, बेस लाता है, और नॉन मेटल वाला पार्ट कहाँ से लाता है, एसिड आता है। सो देयरफॉर तीनों के तीनों ही ऑप्शन सॉल्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसाइज बाय वोलर, ये तो एक जीके फैक्ट है जो बचपन में आपने पढ़ा है, यूरिया।
ये पहला आपका कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था ऑर्गेनिक। ठीक है, आगे वैक्स आर लॉन्ग चेन कंपाउंड बिलोंगिंग टू डैश क्लास। अच्छा, वैक्स आप लोगों के किस क्लास ऑफ कंपाउंड में आती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो एसिड्स नहीं होती वैक्स, अल्कोहल्स नहीं होती, दे आर इस्टर्स। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज, ये भी आपके 10th क्लास का ही एक सवाल है। ठीक है, सोप, ये सोप की डेफिनेशन है। फैट्स एंड ऑयल्स आर द मिक्सचर ऑफ डैश। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स किस चीज़ से बनते हैं, आपको पहले ये जी के फैक्ट, और नहीं भी तो इस चैप्टर में अभी हम लोग सीखेंगे ही, तो ये आप याद रखो, इसका है। ठीक है, 16 पैल्मिटिक एसिड है। अच्छा, पैल्मिटिक एसिड आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, ये शैम्पूस और जो सोप होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसमें तुमको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा बता देती हूँ, दिस इज पैल्मिटिक एसिड। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो स्पीशीज होती है जिसका कार्बन कायरल हो। कायरल मतलब उस कार्बन के अक्रॉस चारों ग्रुप अलग लगे हों। ठीक है, ऊपर से। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कायरल कैसे हो सकता है, कायरल होने के लिए 4 ग्रुप मतलब कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए ना। तो अगर ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइब्रिडाइजेशन चेक करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहले ही हटा दो। बराबर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इथिलीन ग्लाइसॉल, इथिलीनी ग्लाइसॉल। अब ये इथिलीन ग्लाइसॉल हम किस बला को कहते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बना लेने के बाद आप चेक कर लो कि वो कायरल है कि नहीं है। चलो तो देख लो, तो इथिलीन मतलब 2 कार्बन रहा होगा, 1 2, इस कार्बन पे एक ओ एच रहा होगा, इस कार्बन पे भी एक ओ एच रहा होगा, इस कार्बन पे अब बचे हुए 2 कौन है, हाइड्रोजन। अब ये कहाँ से तुम्हें कायरल दिख रहा है, इस पे तो एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ गए, इसीलिए 18 का ए भी नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ग्लिसरॉल में। अच्छा, ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल हम किसको कहते हैं। चलो बना लो ग्लिसरॉल को भी। तो ग्लिसरॉल में आ जाओ, तो ये आपका ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर में एक और कार्बन CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका CH2OH। देखो 3 OH ग्रुप हैं, बट ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम नहीं हो गए, तो इसीलिए ग्लिसरॉल भी नहीं हो सकता। सो एक ही ऑप्शन बचता है और वो इकलौता ऑप्शन होता है आप लोगों का टार्ट्रिक एसिड। इवन टार्ट्रिक एसिड के बारे में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ये आपका जो बेनेडिक्ट और जो ये फेलिक सोल्यूशन थे उनमें से मेरे हिसाब से बेनेडिक्ट में हम लोग टार्ट्रेट, सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट यूज़ करते हैं। टार्ट्रिक एसिड क्योंकि 2-3 बार आ चुका है तो उसके फॉर्मूले को हम डील कर लेते हैं कि एक बार ये चीज़ होती क्या है। पहले तो देखो 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। जो चौथा कार्बन होता है उस चौथे कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा होता है। जो आपका लास्ट कार्बन होता है उस पर भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप रहता है। सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। और जो बचे हुए 2 कार्बन होते हैं बीच के उनमें OH ग्रुप लगे होते हैं, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और 2 उसमें आप लोगों के क्या होते हैं, अल्कोहल वाले भी होते हैं। तो अगर मैं चेक करूं तो ये कार्बन आप लोगों का कायरल है। देखो एक OH, एक H, एक C डबल बॉन्ड O और एक COH। तो इसमें आपका ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, टार्ट्रिक एसिड आप लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ टार्टेरेमेटिक एसिड। ओ माय गॉड, इसको बाद में हम डील करते हैं, सबसे आखिरी में इसको सोचना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पिरिन। एस्पिरिन इस चैप्टर में हम लोग बनाना सीखेंगे और आगे जब तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कौन सा तो चैप्टर है, आई थिंक कौन सा चैप्टर था, वो ड्रग्स वाला एक चैप्टर था। अगर इस साल बोर्ड से नहीं हटाया गया, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी बट अगर बोर्ड से नहीं हटाया है तो तुम लोगों को एस्पिरिन, है ना, और भी ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो आपको याद करने रहेंगे। सो अभी इस स्ट्रक्चर को आप याद ही कर लो कि एस्पिरिन इसको कहते हैं। बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के इस तरफ COOH ग्रुप लगा हुआ होता है और इस तरफ आप लोगों का एस्टर वाला ग्रुप लगा होता है। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एस्पिरिन। ये हम दवाई खाते हैं तो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है ऑलिक, स्टेरिक और पैल्मेटिक एसिड्स आर, ये कौन है, ये सब आप लोगों के कौन से एसिड्स हैं। तो ये वो एसिड्स हैं जो बहुत लंबी लंबी इनमें कार्बन की चेन होती है। ठीक है, आप देखना शैम्पू और कंडीशनर के पीछे आपको स्टेरिक और पैल्मेटिक में से कोई एक एसिड जरूर, ईस्टर उनका देखने को मिलेगा। तो ये है आपका फैटी एसिड्स। एम्फीफ्यूलिक मॉलिक्यूल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद,
देखो इसको हम लोग अभी डील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब वो ड्रग्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पे बात करते हैं, इस पे भी डील नहीं करते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन टू दिस स्ट्रक्चर, ये तो एक सादा IUPAC का क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो पहले तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए। तो प्रोपेन वर्ड आप लोगों के सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन को उठाया और उठा के हमने काट दिया। अच्छा, अब बचता है ससेनिक एसिड। ससेनिक एसिड आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, कोई अभी कुछ दिनों पहले ही जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर हुआ था तब बताया, तो इसको भी काट दो। अब थर्ड या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड, इनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं है, थर्ड कार्बन पे लगा है, इसलिए 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन शो अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ डैश। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोगों को गड़बड़ हो सकती है। हम लोग एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास शो करते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास हम लोगों के पास निकल कर आता है 60। तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो ऑप्शन में तो 60 दिख रहा है, तो चलो ऑप्शन में 60 को मार्क कर दो। लेकिन आप लोगों को जब केमिकल बॉन्डिंग सिखाई गई थी, उस केमिकल बॉन्डिंग में ये बताया गया था कि आपके अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है, और उस नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन जैसा सॉल्वेंट अगर आपके पास है, तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ जाने के बाद वो एक एसिटिक एसिड, कभी एक एसिटिक एसिड रहता ही नहीं है, वो 2 यूनिट्स हो जाती हैं। तो देयरफॉर उसका मॉलिक्यूलर मास 20 रहता है, सॉरी 120 रहता है। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 120 होता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए एसिटिक एसिड के बारे में। बेसिक केमिस्ट्री है 11th स्टैंडर्ड की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आइसोमेरिक विथ थैलिक एसिड। थैलिक एसिड किस बला को कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपने थैलिक ये वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कभी ना कभी केमिस्ट्री में। थैलिक एसिड की अगर बात हो रही है, इसका मतलब बेंजीन रिंग वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो पहले तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में यहाँ पे COOH ग्रुप और यहाँ पे COOH ग्रुप। अब आपको बताना है कि कौन सा उसके साथ आप लोगों का आइसोमेरिक होगा। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, भले ही स्ट्रक्चर में आप कितना भी अलग रहो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब देखो, जो ससेनिक एसिड होता है, ससेनिक एसिड हम किस चीज को कहते हैं? अगर आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन रिंग नहीं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर आपके पास एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऐसा 1 2 3 या 4 COOH COOH, इसको कहते हैं, मतलब OOH, इसको कहते हैं हम ससेनिक एसिड। आप काउंट करके देखो, बेंजीन में 6 कार्बन प्लस 2 कार्बोक्सिलिक के कार्बन, तो टोटल कार्बन 8 हो गए, और ससेनिक में तो ओवरऑल ही टोटल कार्बन 4 है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर कैसे हो सकते हैं? भूल जाओ। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। सेलीसाइक्लिक एसिड, सेलीसाइक्लिक एसिड अगर तुम्हें लगे कि नहीं हमने ये नहीं पढ़ा है, तो शर्म कर लेना खुद पर। ये सेलीसाइक्लिक एसिड पिछला जो चैप्टर गया है अल्डिहाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, उसमें पढ़ा है। ठीक है, इवन सेलीसाइक्लिक एसिड बहुत एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। तुम देखना जो भी आपके कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जिसमें आपकी मुहासे हटा देंगे, पिंपल हटा देंगे, तो आपकी स्किन को क्लियर कर देंगे वगैरह वगैरह, उसमें ही सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ होता है। कई दवाइयों में, स्किन की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ होता है। सो व्हाट इज सैलिसाइक्लिक एसिड? सैलिसाइक्लिक एसिड इज अ बेंजीन रिंग विद COOH ग्रुप एंड OH ग्रुप। तो ये भी आइसोमर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 कार्बन की बेंजीन रिंग, 1 कार्बन का COH, बट 1 कार्बन का OH नहीं है, तो हाउ दे कैन बी आइसोमर? तो अब इस हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 25 का, वो है C। ठीक है, आप अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो भाई पोजीशन अलग हो रही है। आपके थैलिक एसिड में दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, जिसे मैं 1,2 लिख सकती हूँ, बट आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में उसको हम 1,4 लिखेंगे, आजू बाजू में है ना। नेक्स्ट, विच, अच्छा मिथाइल बेंजोइक एसिड तो तुम ये खुद ही बना सकते हो, इसे मैं क्या करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट? पहली बार टोलेंस रिएजेंट का प्रयोग
हम अल्डिहाइड वर्सेस कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में करते हैं। लेकिन आप लोगों के ये जो टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिक सोल्यूशन है, ये एकमात्र एसिड को भी रिड्यूस करते हैं। अभी अभी ऊपर मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, जिसको आईयूपीएसी की भाषा में मिथेनोइक एसिड कहते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट हर एसिड्स के प्रति अपनी रिएक्शन शो नहीं करता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड के प्रति अपनी रिएक्शन शो करता है। अदरवाइज वो एक केमिकल है जिससे आप एक अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम टार्टरिक एसिड बाय, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि सारे एसिड्स के साथ ना तो टोलेंस रिएजेंट काम करता है, ना तो बेनेडिक्ट काम करता है, ना तो फेलिक काम करता है। ये लोग एक्सेप्शनली ऑक्सैलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, एक्सेप्शनली। सो इसमें अगर आपको टार्टरिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है तो लिटमस पेपर तो सबसे घटिया ऑप्शन होगा। फिनोप्थैलिन भी सबसे घटिया ऑप्शन होगा, क्योंकि फिनोप्थैलिन तो तुरंत मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। फिनोप्थैलिन आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि अगर आप फिनोप्थैलिन की बूंदों को एसिड में डालते हो तो कोई कलर चेंज नहीं दिखता है, कोई कलर चेंज नहीं दिखता, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डालोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से बबल्स दोनों में दिखेंगे, हो सकता है किसी में कम दिखे, हो सकता है किसी में ज़्यादा दिखे, डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ, बट दिखेंगे दोनों में। लेकिन अगर आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला है, जिसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि कोई टोलेंस रिएजेंट होता है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अच्छा सॉरी, यहाँ ऑक्सैलिक एसिड है एक मिनट हाँ, अगर आपने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड डाला है तो वो रिएक्शन किसके साथ देगा, टोलेंस के साथ। क्यों देगा, क्यों देगा, क्योंकि COOH और ये COOH इट इज़ अ काइंड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड भी टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। हाँ, खत्म। अच्छा, 28 वाले पार्ट को हम बाद में करते हैं। यूरिया इज, अब यूरिया क्या है, यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है यूरिया। अब इसमें अगर तुम बोलोगे कि वो मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है, वो क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, अच्छा ठीक है, वो डाई एसिडिक बेस है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, ओके, वो एम्फोट्रिक है, ओके, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। तो वैसे अभी हम लोग जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आएंगे तब इस चीज़ को पढ़ेंगे कि यूरिया जो है आप लोगों का मोनो एसिडिक बेस है, बट कैसे, बट विल डिस्कस लेटर। द फैटी एसिड शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज, एक मिनट क्या है ये, द फैटी एसिड विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस कौन होगा, अच्छा, और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग रिड्यूस करके कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करके हम लोग लेकर, अच्छा तो ये होगा ना फॉर्मिक एसिड, पूरा CO2 और H2O में टूट जाएगा। विनेगर ऑब्टेन फ्रॉम केन शुगर कंटेन्स, वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि विनेगर के अंदर क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, अगर कोई नहीं जानता है तो भाई वो इस अर्थ प्लैनेट का नहीं है। विच इज़ नॉट अ मिनरल एसिड, अगेन 10th क्लास का सवाल। सी, फैट्स एंड ऑयल्स आर, अभी अभी ऊपर गया है, फैट्स एंड ऑयल्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अच्छा, ये अगर किसी को लगे तो वो एसिड मार्क कर सकता है, बट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल दैट इज एस्टर्स। इन द मेटल कार्बोनिल, ये आपका मेटल कार्बोनिल, ये आपने कहीं देखा है, आपने ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा है, जहाँ पे निकिल CO4, ये एक बहुत ही कॉमन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर x की वैल्यू 4 रख दिया जाए, द मेटल इज बॉन्डेड टू, मेटल किससे जुड़ा हुआ है, तो मेटल किससे जुड़ा हुआ है, ये कैसा बकवास सवाल है, ठीक है, एक मिनट, तो मेटल ऑब्वियसली आप लोगों के कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन फिर आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है ना, इस तरीके से, तो 34 का बी आएगा। विच वन इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इनमें से कौन है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है, खत्म, है ना। तो 35 अगर क्वेश्चन से तो कम से कम 30 मार्क्स तो देखो इसमें तुम्हें मिलने ही चाहिए। अगर 30 नहीं मिले देन इट इज़ हाईली शेमफुल। कुछ कुछ चीज़ें तुमने यहाँ नहीं सीखी हैं, जैसे 25 तो देखो एटलीस्ट मिलने चाहिए। जैसे पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला सीखा, आपको सैलिसाइक्लिक एसिड याद करना है, एस्पिरिन आपको याद करना है, थैलिक एसिड क्या होता है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बेंजीन में आपका जो एसिटिक एसिड डालोगे तब क्या होगा, वगैरह वगैरह।
तो कुछ जीके फैक्ट्स के भी सवाल थे, बट कुछ लॉजिकल भी थे। लॉजिकल मतलब बहुत ही बेसिक्स दिया था, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं दिया था कि जो तुम्हें नहीं बनता। अब आ जाते हैं जिनको हमने छोड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनकरेक्ट। ओके, हमें याद रखना इनकरेक्ट ढूंढना है। कई लोगों को पेपर में सवाल इसीलिए उनका गलत हो जाता है कि वो लोग करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वाला बोल रहा है कि ये फेलिक सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। पहली बात तो भाई तुम हो कौन? ये कोई नहीं बल्कि आपका चहीता कीटोन है। और कीटोन्स फेलिक सोल्यूशंस को रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। अल्डिहाइड्स के लिए करते हैं, तो पहले ही आंसर सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, अच्छा ये कैसे करेंगे? इसके लिए जरा अपना 11th स्टैंडर्ड रिवाइज करो। वैसे तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाता तब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन सिखाती, बट इसके लिए आप 11th स्टैंडर्ड रिवाइज करो कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की एसिडिटी पता करनी है तो एसिडिटी प्लस आई कैरेक्टर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी स्पीशीज अगर आपके COOH को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इलेक्ट्रॉन देने से वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को घटाती है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, CH3CONH2 एक एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक क्यों है हम लोग नाइट्रोजन एंड डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। HC डबल बॉन्ड OOH ये प्रॉपर्टीज देता है आपके एल्डिहाइड्स की। तो सही बात है, एक तरफ से देखो तो एसिड है, दूसरी तरफ से देखो तो एल्डिहाइड है। सो दिस इज नॉट अ डाउट। अच्छा, एक 19 हमने छोड़ा था। अब इसमें से आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन टार्टरमेटिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, तो देखो कुछ नाम आपको समझ में आ रहा है। टार्टर यानी कि ये टार्ट्रिक एसिड के जैसे आपको नहीं लगता हो सकता है? टार्ट्रिक एसिड अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, अभी अभी तुमको ये बताया गया था कि टार्ट्रिक एसिड नामक बला हम किसे कहते हैं। क्या होता है टार्ट्रिक एसिड में आप लोगों के पास? टार्ट्रिक एसिड में आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाते हैं 4। तो अब देख लो यहाँ 4 है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। तो उसमें से आखिरी के 2 में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप। और बीच के 2 में क्या होता है? OH। बीच के 2 में क्या होता है? OH। तो यहाँ तो सभी के सभी वैसे हैं। अच्छा, तो फिर आप इसको एक जीके फैक्ट मानकर इसको याद रखोगे कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम लोग आपका टार्टमेटिक एसिड कहते हैं। इस प्रकार के सवाल आपके जेड वाली मेंस वगैरह जैसी चीज़ों में नहीं आएंगे फालतू के। ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड की, वैसे इंडिया में इतने सारे बोर्ड्स हैं तो किसी ना किसी बोर्ड्स का ये पार्ट होगा, इसीलिए सवाल इस शीट में दिख गया है। चलो, तो अब इसको ओवर करते हैं। इसके आगे के जो नेक्स्ट सवाल रहेंगे 36 से लेकर 70 वो आज की PDF में शेयर हो जाएंगे। तो उस चीज़ को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको रुकते हैं।